छात्रों का स्वागत। हमारा पर्यावरण सामाजिक अध्याय कक्षा 7वीं का अध्याय 4 भूगोल वायु भाग 1। हम इस अध्याय के 3 वीडियो बनाए हैं। तो उसमें यह पहला वीडियो आप देखिए, उसमें ये वायुमंडल के बारे में आप जानकारी लीजिए। अब ये वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर से की वायु की घनी चादर ये घिरी हुई है और उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अभी आप लोग देखते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। स्थल, जल, वायुमंडल एवं जैव मंडल एक प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। अब उसमें जैसा कि स्थल, वायु, जल या जैव मंडल, उसमें हमको वायुमंडल के बारे में हमको जानकारी लेना है। अभी आप देखिए, अक्सर आप लोग देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आकाश और ये वायु की पूरी पतली परत आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है और यह सूर्य से जो झुलसने वाली अत्यंत तीव्र जो धूप, गर्मी, तो जो गर्मी से एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा होती है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलबाष्प उपस्थित रहता है। अक्सर आपको जैसा कि हवा चलती है या आर्द्रता जब होती है, आर्द्रता का मतलब पानी का वातावरण में अंश होने की स्थिति को आर्द्रता हम कहते हैं। जैसा कि धूल भी होती है, जलबाष्प भी होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो इस तरह का आपको ये छोटी मोटी बातें आपको मालूम है। हमारी जो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। आप कुछ समय के लिए यदि आपका मुंह और नाक बंद कर देंगे तो हम जिंदा रहना मुश्किल है, और इसलिए हमें जहाँ भी कहीं जाते तो हमको यह हर जगह पर हमको ये वायु मिलती है जिसका हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और हम सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से जो पैरामैग्नेटिक किरण होते हैं उससे हमारी रक्षा होती है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर हम जल सकते हैं, और ये जो हम ये बच रहे हैं ये केवल हम वायुमंडल के कारण बच रहे हैं। जैसा कि रात के समय अत्यधिक ठंड होगी, बर्फ गिरेगा, तो ये सब चीज़ें आपको अत्यधिक तीव्र गर्मी और अत्यधिक ठंडा, ये दोनों प्रकार की चीज़ें आपको मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अंततः ये वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को हमारे लिए योग्य बना के रखा है। जैसा आप देखते हैं कि वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु ये सभी वायुमंडल में, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं, उसका एक भाग आपको वायुमंडल के अंदर दिखता है। जैसा आप देखिए, एक स्रोत है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करता है। तो ये ग्रीन हाउस तैयार होता है, ग्रीन हाउस गैस, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंड हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल और इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, तब इस ऊष्मा द्वारा पृथ्वी के तापमान बढ़ता है। वातावरण में हम लोग देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का यदि प्रमाण बढ़ता है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंपनी अथवा फैक्ट्री के जो चिमनियों से धुआं बाहर ज़्यादा निकलता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और वातावरण के लिए भी ठीक नहीं है। इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसको हम भूमंडलीय तापन या उसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ऊंचे, जैसा सबसे ठंडे प्रदेश में जमा हुई जो बर्फ पिघलती है। ज़्यादा तापमान यदि बढ़ता है तो जो बर्फ हमारा जो है, जैसा उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, तो वहाँ का
बर्फ पिघल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है और जिसके कारण आपके पेड़ पौधे ये हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए ये वातावरण का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। और यदि यह ग्लोबल वार्मिंग या हमारा तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो जैसा साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी अलास्का का भाग है, दक्षिण में अंटार्कटिका का भाग है, तो वहाँ का जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगा और उससे समुद्र का पानी का स्तर ऊपर आएगा। जैसा कि तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आएगी और जो वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु यह सब पानी के नीचे जाएंगे। और इसलिए इससे बचने के लिए हमने वातावरण को हम किसी प्रकार के प्रदूषण से उसको मुक्त रखना जरूरी है। अब ये वायुमंडल का संगठन क्या है? क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। अब ये भी कौन से गैसों का मिश्रण होता है उसके बारे में हम देखेंगे एक एक का। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल में इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है। जैसा कि ऑक्सीजन ये 21% है और दूसरा नाइट्रोजन ये 78% है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद है। जैसा कि अन्य सभी, जैसा आर्गन उसमें 0.093% है, 0.93% आर्गन है। इसके अलावा अन्य सभी जो गैसेस से 0.04% है, उसमें धूल और छोटे छोटे कण आपको हवा में मौजूद दिखाई देते हैं। अभी हम जैसा कि इसकी आकृति को हम यदि देखते हैं, अभी आप ये देखिए, यह आकृति आप लोगों ने कहीं साइंस के क्लास में भी आपने देखा होगा। जैसा कि ये आप देखिए वायुमंडल में जो अलग अलग वायु के मिश्रण है, उसमें ऑक्सीजन ये 21% है, नाइट्रोजन ये 78% है, यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा वायुमंडल का प्रमाण है। इसके अलावा आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.9% और अन्य सभी जैसा कि धूलि के कण और अन्य जो गैसेस से 0.04%। यह इस तरह का हमको वातावरण में वायु के अलग अलग गैसों के मिश्रण मिलते हैं। अभी हम उसमें देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। जैसा कि उसका प्रमाण हमने हवा में देखा कि इसका प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है नाइट्रोजन का। अभी इसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली यह सर्वाधिक गैस है। जैसा कि हमने इसके पहले की आकृति में देखा, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में नाइट्रोजन लेते हैं। फेफड़े यानी हमारा जो सांस जैसा लेते हैं, ब्रीथ जो है, तो उसमें हमारे श्वासोच्छ्वास के साथ, सांस के साथ हमारे जो फेफड़ों में नाइट्रोजन जाता है और फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये वनस्पति अथवा पेड़ पौधे ये सीधा वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते। आपने मूंगफली का पेड़ देखा होगा, जो यह मृदा तथा पौधों की जो जड़ें होती है, वहाँ पर जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर अपना स्वरूप बदल देते हैं और जिससे पौधा इसका उपयोग करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भुईमुख या मूंगफली का जो पौधा होता है, उसके जो जड़ें होती है उसके नीचे आपने छोटी छोटी गांठों को देखा होगा। तो ये गांठों के जरिए नाइट्रोजन ये पौधे लेते हैं। ये आपको समझने के लिए उदाहरण दिया। अभी आप देखिए, ये आपका N2 है, यह नाइट्रोजन स्प्लिटिंग बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया। इसके अलावा आपका ये N3 है, ये नाइट्रस साल्ट है, उसमें नाइट्रोजन इन द एयर प्रोटेक्शन कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते पेड़ पौधे वनस्पति, और यहाँ पर ये पौधे कैसे नाइट्रोजन जैसा उनके जड़ों से ले रहे हैं। और इस तरह ये देखिए, ये प्रसन्नता कि वातावरण में हमको ये नाइट्रोजन की आवश्यकता है, हम क्योंकि श्वासोच्छ्वास में हम उसका नाइट्रोजन लेते हैं। अभी आप देखेंगे ये ऑक्सीजन गैस के बारे में। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करता है। वायु से क्या करता है? मनुष्य तथा
पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमको कहाँ मिलता है? वायु में मिलता है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। और ये ऑक्सीजन, इसका संतुलन कब बिगड़ता है? यदि हम बड़े पैमाने पर पेड़ काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली ये दूसरी गैस है, जैसा कि हमने देखा 21% प्रमाण उसका है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा यह समान बनी रहती है। अभी आप देखिए ये ऑक्सीजन की साइकिल, आप यह देखिए, ये एटमॉस्फेयर यानी यह वातावरण या वायुमंडल। अब यहाँ पर आप देखिए यह सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, वो कैसा श्वासोच्छ्वास लेते हैं वनस्पति और प्राणी। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड आप देखिए या पेड़, और उसके बाद फिर यह आपका वातावरण में प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विथ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको इस तरह ये साइकिल आपको दिखाई देती है ऑक्सीजन की। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में यदि हम देखते हैं तो उसमें हरे पादप अपने भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण हमने देखा 0.03% है इस वातावरण में। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते? छोड़ देते। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा यानी वनस्पतियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है और जिससे वातावरण में बराबर संतुलन बना रहता है। लेकिन कभी कभी यह संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो उसका कारण क्या है? वातावरण के अंदर कोयला, खनिज तेल और ईंधनों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण जो उससे गैस वायु निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वह वातावरण को उसका संतुलन वह बिगाड़ देता है। और यह वायुमंडल में प्रतिवर्ष सैकड़ों या करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है और जिसका मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे या पादप इनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमने जैसा कि कम से कम इस तरह के जो खनिज तेल है, कोयला है, ईंधन, इनका सही तरीके से हमने उपयोग करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मतलब यह प्रदूषण नहीं, यह प्रदूषण विरहित। और यह आप देख सकते हैं कि कितना प्रदूषण ये कोयले का इस्तेमाल करने के कारण या अन्य ईंधनों का इस्तेमाल करने के कारण इस तरह का जो धुआं बाहर निकलता है, वही वह वातावरण को संतुलन बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अनस्टॉपेबल, मतलब इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और ये ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक पार्क। तो इस तरह ये भूतापीय तापमान बढ़ने के कारण वातावरण में अलग अलग गैसों का जो संतुलन है वह बिगड़ने के कारण वह किस तरह की स्थिति आएगी, जैसा कि आगे चलकर हो सकता है कि यही इस तरह का उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव का बर्फ पिघल जाएगा। तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा, समुद्र में जो उसकी समुद्र में पानी की जो ऊंचाई बढ़ जाएगी, ज़मीन पानी के नीचे आएगी, वनस्पति पेड़ पौधे लुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा संभल के इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हमने करना चाहिए। और आज भी भूमंडलीय तापमान पूरे विश्व के सामने एक बड़ी समस्या है। अब यहाँ आप देखेंगे जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। अक्सर आपने देखा होगा ठंडी वायु ये सघन होती है क्योंकि उसमें आर्द्रता होती है और वह भारी होने के कारण वो नीचे रहती है, इसलिए हमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए आ जाती है और इसी प्रकार वायु चक्र चलता रहता है।
जैसा कि हवा अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मी के समय चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण जो हवा गर्म होकर ऊपर चलती है और जो सघन हवा वो उसके स्थान पर आकर आती है और जिसके कारण चक्रवात की स्थिति निर्माण होती है। अगले जो दूसरा और तीसरे वीडियो के अंदर मैंने इस तरह के कई फोटो डाले हैं ये चक्रवात के बारे में भी, आप उसको देखिए। अब ये हमारा भाग एक समाप्त होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसके और 2 वीडियो भी इसके बनाए। धन्यवाद।